तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो यार ऑर्गेनिक के डे 6 पे आते हैं। आज अपना ये ऑप्टिकल आइसोमर पूरा खत्म कर देंगे और अपना पूरा आइसोमरिज्म आज खत्म हो जाएगा। तो चलो यार हमेशा की तरह एक बार आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस आज आइसोमरिज्म खत्म कर देंगे अपना। इसके बाद से एक नवी जर्नी स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक की, उसमें एक अलग ही माइंड सेटअप होगा, एक नवा जोश होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर पहले आइसोमरिज्म खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना आपको बताऊंगा मैं कैसे क्या चलेगा। ठीक है ना। तो गाइस चलो अब मैं आपको बताता हूं, डिटेल में बताता हूं कि इनैंशियोमर, जैसे इनैंशियोमर को क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। कि आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कंपाउंड इनैंशियोमर है, डायस्टोमर है, मीजो है, क्या है, तो आप क्या करोगे, बस आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे और उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। वो चीज तो क्लियर है। अब लेकिन इनैंशियोमर का जो ट्रेडिशनल वे है, जो आपको थ्योरी कराई जाती है, उसकी डिटेल बतानी जरूरी है, हम उसका एक फील भी देना जरूरी है, तो वो भी बता देते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इनैंशियोमर्स के बारे में कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो अब मैं थोड़ा मिरर इमेज का क्लियर करूंगा आपका कंसेप्ट। उस टाइम मैंने ज्यादा क्लियर नहीं किया था, उस टाइम आपको क्लियर हुआ भी नहीं होगा इतना, तो अब क्लियर करता हूं आपका कंसेप्ट। तो देखो इनैंशियोमर गाइस क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, इनैंशियोमर क्या होता है गाइस, कंपाउंड्स जिनकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, उनको बोलते हैं इनैंशियोमर। भैया लिखा तो ठीक है, समझाओ तो क्या लिखा है। देखो यार मैंने आपको बताया था कि डी ग्लूकोस एंड एल ग्लूकोस आर इनैंशियोमर्स। तो इसको इस डेफिनेशन को कैसे फॉलो कर रहे हैं ये दिखाता हूं। देखो अगर इसमें आप इधर मिरर लगा दो, है ना, देखो इधर से सही बनेगा। तो देखो इधर अगर आप एक मिरर लगा दो, इधर एक आपने मिरर लगा दिया। देखो अगर आपने इधर मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, तो क्या होगा, अब देखो इसकी इमेज ए है, इसकी इमेज ए है। ठीक है ना। देखो जब आप किसी के सामने मिरर लगा देते हो तो उसका जो चीजें हैं वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है। जैसे आप मिरर के सामने कोई अल्फाबेट्स रखते हो तो इन्वर्ट हो जाते हैं ना, इन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो उसी तरह जब मिरर के सामने रखोगे तो इसकी मिरर इमेज है पूरा ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, इसकी मिरर इमेज। देखो ए कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये अपना, इसकी मिरर इमेज ही है ना। देखो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा। देखो इसकी मिरर इमेज यही बनेगी ना, इसकी मिरर इमेज यही बनेगी। मिरर इमेज में क्या होता है, इन्वर्ट हो जाती है चीजें। तो देखो इसका हाइड्रोजन पहले लेफ्ट में था, अब राइट में चला जाएगा। तो देखो OH इसका इधर था पहले, अब इधर चला जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। पहली बात तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। और दूसरा वर्ड भैया नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब, देखो नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब ये है कि अगर इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दे, इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दे, तो एक पूरा एक दूसरे को कवर ना कर पाए, एक दूसरे को सुपर इंपोज ना कर पाए। जैसे देखो इसको जब हमने उठा के इधर रखा तो देखो इधर H था, तो इसके ऊपर क्या आया, OH। देखो इस कंपाउंड को उठा के जब हम इसके ऊपर रखेंगे, इस कंपाउंड को उठा के जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो H है अपना, तो H के ऊपर इस कंपाउंड का OH आएगा। तो मतलब पूरा सुपर इंपोज नहीं हुआ। सुपर इंपोजेबल का गाइस मतलब ये होता है कि एक दूसरे को परफेक्टली कवर कर दे, एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दे पूरा सही तरह। तो अगर देखो मतलब इधर अगर हाइड्रोजन होता और देखो अगर इधर हाइड्रोजन होता और इधर OH होता, मान लो सपोज करो इधर आपका हाइड्रोजन होता और इधर OH होता, तब इसको उठा के इधर रखते आप, तब अगर इसको उठा के इधर रखते आप तो H के ऊपर H आता, पूरा सुपर इंपोज हो जाता, उसको बोलते हैं सुपर इंपोज, पूरा परफेक्टली कवर हो गया। और लेकिन ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल देखो जैसे OH H के ऊपर आएगा, OH अलग स्पीसीज है, H अलग स्पीसीज है, तो एक दूसरे को परफेक्टली कवर नहीं कर पाएंगे। OH का कुछ रेडियस ज्यादा होगा, H का कम होगा, तो ये सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। समझे गाइस? एक बार फिर से सुनो, शांत रखो मन। एक बार एक छोटी सी चीज है वैसे क्लियर होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। देखो क्या होता है, देखो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि आगे इधर हम बीच में अगर मिरर रखें तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, देखो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, OH ऐसे ये जो बॉन्ड है अपने ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे, OH इधर हो जाएगा। देखो अब इसका OH इधर था तो इधर आ जाएगा, तो ये अपनी मिरर इमेज है पहली बात।
नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब कि जब अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो एक दूसरे को परफेक्टली कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो कवर कर नहीं पा रहे हैं ना, देखो इधर इसका OH बॉन्ड है, जब इसके उठा के इस पे रखेंगे, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो इधर H है लेकिन इधर इसके ऊपर क्या आएगा OH, तो पूरा परफेक्टली कवर नहीं हो पा रहे हैं, पूरा परफेक्टली कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। गाइस क्लियर है? ठीक है, तो आपका देखो इसीलिए मैंने लिखा इनैंशियोमर क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज है एक दूसरे की, और दूसरी बात नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो इसको बोलते हैं गाइस इनैंशियोमर्स, इसको बोलते हैं इनैंशियोमर। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो देखो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। गाइस इनैंशियोमर की सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहली बात इसकी प्रॉपर्टी एक है, ठीक है ना, इसका एक पॉइंट है कि इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है, सिमिलर भी लिख सकते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दे रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मेरे जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है, दे रोटेट पीपीएल अप टू सेम एक्सटेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गाइस इनैंशियोमर क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम एक्सटेंट में रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे अपने देखो इनैंशियोमर क्या होते हैं, देखो जैसे डी ग्लूकोस एंड एल ग्लूकोस अपने क्या है इनैंशियोमर, एल ग्लूकोस एंड डी ग्लूकोस अपने क्या है इनैंशियोमर। तो गाइस एल ग्लूकोस क्या करता है, एल ग्लूकोस क्या करता है, देखो एल ग्लूकोस क्या करता है, जब उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई जाती है तो वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट के साइड रोटेट करता है, और डी ग्लूकोस किस साइड करता है, डी ग्लूकोस किस साइड करता है, राइट साइड, डी ग्लूकोस करता है राइट साइड। तो गाइस इनैंशियोमर क्या करते हैं, पीपीएल को रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम एक्सटेंट में। मतलब अगर एल ग्लूकोस ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थीटा डिग्री से लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो डी ग्लूकोस क्या करेगा, उसी मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थीटा डिग्री से राइट साइड रोटेट करेगा। मतलब मान लो एल ग्लूकोस ने मान लो कि अपना 37 डिग्री रोटेट किया, वैसे अजम्पशन मार रहा हूं कि 37 डिग्री रोटेट किया राइट, मतलब किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो डी ग्लूकोस क्या करेगा, डी ग्लूकोस क्या करता है, फिर उसको सेम मतलब 37 डिग्री से ही राइट में रोटेट करता है, 37 डिग्री से ही राइट में रोटेट करता है, क्योंकि ये दोनों इनैंशियोमर है। एंड इनैंशियोमर रोटेट पीपीएल अप टू सेम एक्सटेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक पॉइंट का मतलब ये था। क्लियर है गाइस? बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो गाइस मैंने आपको लिखा पहले कि सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जनरली होती है, लेकिन मैं दो आपको एक्सेप्शन बताता हूं। वैसे स्टेटमेंट यही है, बुक्स में भी यही लिखी होती है, लेकिन दो इसकी एक मतलब एक्सेप्शन बताता हूं कि क्या कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसमें पहली फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस एक है, कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, ठीक है। डायरेक्ट मैंने बताया था ना, एक लेफ्ट साइड रोटेट कर रही है, एक राइट साइड रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो देखो पहले एक फिजिकल, देखो वैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन उनमें एक छोटी एक एक्सेप्शन है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है, एक केमिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है, उसको भी देख लो, ठीक है ना। ये जनरली है लेकिन यूनिवर्सली नहीं थी, ठीक है। जनरली हम लिखते हैं कि दे हैव जनरली सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बस, लेकिन अब उसमें एक एक्सेप्शन बताता हूं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ पीपीएल एक फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। देखो एक लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, एक राइट साइड, तो ये पहला डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी में। एक ही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। गाइस एक केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस है। वैसे तो हमने कहा था सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक डिफरेंस है। देखो क्या है, जब when enantiomers react with any single optically active compound, the product form have diastereomeric relationship। कि मतलब गाइस जब किसी हम देखो इनैंशियोमर्स को, जैसे ये अपने दो इनैंशियोमर है, इनको अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसी एक ऑप्टिकली, दोनों को रिएक्ट कराते हैं किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो जो जैसे इसको मान लो अपने पास एक कंपाउंड है ए,
अपने पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ए, तो ए से हमने इसको भी रिएक्ट कराया, ए से हमने इसको भी रिएक्ट कराया। तो जब ए से इसको रिएक्ट कराया तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, और ए से इसको रिएक्ट कराया तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो दो प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, डायस्टोमेरिक रिलेशन शो करेंगे, जिसको और क्लियरेंस सबको आपको तब होगी जब आप डायस्टोमर करोगे। और उसके बाद एक चीज और कराऊंगा, तब और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी बस इतना याद रखो कि एनेंटियोमर्स को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं तो जो दो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दो जो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब एक एनेंटियोमर को अगर सेम किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ए से रिएक्ट कराएं तो एक कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट होगा, इससे रिएक्ट कराएं उसी कंपाउंड को तो डिफरेंट होगा। बस पहले अभी इतना समझो, ठीक है ना, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट सेपरेटेड बाय डायस्टोमेरिक सेपरेशन, काइरल क्रोमैटोग्राफी एंड बायोलॉजिकल मेथड। कि गाइस हम एनेंटियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल सेपरेशन के द्वारा, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन इनको सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय काइरल क्रोमैटोग्राफी, डायस्टोमेरिक सेपरेशन एंड बायोलॉजिकल मेथड्स, जिनमें अभी मैं दो तीन मेथड डिटेल में कराऊंगा भी आपको जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो ये भी बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि एडवांस में ज्यादा अगर पूछे जाते हैं, आप बताओ आपको ये कंसेप्ट कराए हैं कि नहीं, तो इनको वैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। गाइस डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो डिस्टिलेशन होता है कि जैसे देखो दो कंपाउंड है अपने पास, ए एंड बी दो कंपाउंड है ना, अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें ए एंड बी है, ठीक है। एक अपने पास मिक्सचर है, देखो एक अपने पास मिक्सचर है जिसमें ए भी है एंड बी भी है। तो मान लो हमें ए और बी को अलग करना है, ए और बी को हम चाहते हैं कि ए अलग हो बी अलग हो, अभी तो मिक्सचर में प्रेजेंट है, अब हम चाहते हैं दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। तो गाइस डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है, तो उसमें क्या करते हैं गाइस, उसका मतलब प्रिंसिपल क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो कंपोनेंट्स का, तब हम डिस्टिलेशन कर पाते हैं, तब हम डिस्टिलेशन कर पाते हैं। देखो गाइस क्या होता है, एक चीज है, जैसे देखो ए दो कंपाउंड है, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 300, सपोज करो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 300, बी का कितना है, बी का मान लो 400 है। तो डिस्टिलेशन गाइस क्या, डिस्टिलेशन कैसा फिनोमेना है, उसमें क्या होता है कि हम इसको हीट करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड होता है, इसको हीट करते हैं तो 300 डिग्री टेम्परेचर पे ले आते हैं, 300 डिग्री टेम्परेचर पे ले आते हैं। तो इस 300 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, ए बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ए बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनने लग जाएंगे ए के। तो गाइस हम 300 डिग्री पे रखते हैं, 400 डिग्री पे नहीं जाते, 300 रहते हैं, 300 तो थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 400 तक नहीं जाते कि ए बॉयल होना स्टार्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, इस मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले बॉइल ए होगा, ए तो इधर पानी के एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ए जो ए कंपोनेंट है वो मिक्सचर में कन्वर्ट वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो जब वही एक फिनोमेना है गाइस कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ए जो कंपोनेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, और हम इधर एक जार लगा देते हैं जो इसके वेपर्स को, जो देखो इसके वेपर्स इधर जाएंगे और इधर आके इसके एक जार में स्टोर हो जाएंगे, जार में स्टोर हो जाएंगे, और उधर हम एक कंडेंसर लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर क्या करता है कि जो अपने वेपर्स बने हैं उनको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी मदद से हम देखो हमने ए को वेपर्स में, पहले ए को वेपर्स में लेके आए और इधर स्टोर करके रख लिया, बाद में उसको वापस लिक्विड बना दिया, और बी तो इधर प्रेजेंट रह ही गया, बी अकेला ही रह गया है क्योंकि ए सारा निकल गया। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। आई होप बहुत सिंपल सा मेथड था, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, जिसको मैं आपको कराऊंगा भी एडवांस के टाइम कराऊंगा ये सारे मेथड, ठीक है ना। प्योरिफिकेशन मेथड आपको एडवांस के टाइम और कराऊंगा, ठीक है। तो बस अभी एक छोटा सा कंसेप्ट था तो मैंने कहा बता देता हूं, इन दो चीजों का भी मैं और कराऊंगा, ठीक है ना। तो गाइस देखो डायस्टोमर्स, देखो गाइस क्या होता है, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, देखो कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। जैसे देखो गाइस ये दो मैंने एग्जांपल ली है, देखो ए हमने लगाया मिरर, इसीलिए कहता हूं कि बस नेक्स्ट लेक्चर का वेट करा करो, उस टाइम मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अब टाइम आने पे हर एक चीज क्लियर होगी ना, एक परफेक्ट टाइम होता है हर एक चीज को सीखने का, तो इसलिए वेट करा करो, है ना। तो देखो
अपने आप देखो मैंने क्या बताया, डायस्टोमर्स क्या होता है, कंपाउंड्स जिनका विच आर नॉट मिरर इमेज। देखो अब जैसे हमने इधर मिरर लगाया, ठीक है ना, मिरर मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, चलो सीधा बना देते हैं। तो एक मिनट, तो देखो ये अपना हो गया प्यारा सा मिरर, ये हो गया गाइस अपना मिरर, ठीक है ना, ये अपना हो गया मिरर। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि वैसे ही बना, तो चलो कोई बात नहीं। तो देखो अब देखो इसकी मिरर इमेज, देखो इसकी मिरर इमेज है क्या है, देखो हमने जब इसकी मिरर इमेज बनाई तो देखो AOH आएगा, देखो AOH आएगा। देखो इसकी मिरर इमेज असल में क्या होती, इसकी मिरर इमेज क्या होती कि OH इधर आता, H इधर आता, ठीक है, पहली चीज तो सही है। और दूसरा देखो OH इधर आता लेकिन इसका भी OH इधर है, लेकिन इसकी मिरर इमेज क्या होती, OH इधर आना चाहिए था। इसकी मिरर इमेज देखो, इस कंपाउंड की मिरर इमेज क्या होती, जब अपना OH भी इधर भी अपना OH आता और इधर अपना क्या होता, इधर हाइड्रोजन होता, तब ये दोनों आपस में मिरर इमेज होती, तब ये दोनों आपस में मिरर इमेज होती। क्योंकि देखो OH इधर आ जाएगा, ठीक है, OH पहले इधर था अब इस साइड आ जाएगा, OH इधर था अब इस साइड आ जाएगा। लेकिन डायस्टोमर्स में क्या होता है, डायस्टोमर्स आर नॉट ए मिरर इमेज, वो मिरर इमेज नहीं होते। तो देखो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो इनको बोलते हैं डायस्टोमर्स, इनको बोलते हैं डायस्टोमर्स। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ऐसे इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप मिरर लगाओ, उसके बाद हर एक बॉन्ड को आइडेंटिफाई करो कि सब कुछ सही तरह चल रहा है। तो इसलिए आप RS कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस अच्छी कर लो, एक बार स्पीड आपकी RS कॉन्फ़िगरेशन में बन गई, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो आप कभी कभी गाइस ऐसा होता है सिमेट्री वगैरह भी ढूंढ नहीं पाते, तो अपने इनेंशियोमर मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन से आपका काम बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी कराना जरूरी है, बताना जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है इनकी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि जिनकी मिरर इमेज ना हो, तो देखो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो दैट आर कॉल्ड डायस्टोमर्स, ठीक है। तो देखो इनके अब देखो पॉइंट देखो क्या है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। गाइस डायस्टोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। इसकी फिजिकल, इसमें देखो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम थी जनरली, ठीक है ना, एक्सेप्शन बताई है। और इसमें गाइस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। इसका भी बहुत एक बड़ा फैक्टर निकलेगा, एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलेगा नेक्स्ट आगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको सेपरेट हम कर सकते हैं, यही कंक्लूजन बताना था कि इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, लेकिन एनांशियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। इसीलिए जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, इसलिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं, दोनों एक साथ ही डिस्टिलेट हो जाते हैं, दोनों एक साथ ही वेपराइज हो जाते हैं। तो दोनों एक साथ वेपराइज हो जाते हैं तो तब भी सेपरेट नहीं हुए, तो इस करके ए डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाते, लेकिन ए हो जाते क्योंकि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, इस करके इनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं मेथड टू सेपरेट एनांशियोमर। जैसे देखो मैंने आपको कहा था कि एनांशियोमर को सिंपल मेथड से मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, तो मैंने आपको कुछ मेथड बताया था, एक डायस्टोमेरिक सेपरेशन, एक काइरल क्रोमैटोग्राफी और एक बताया था बायोलॉजिकल मेथड। तो गाइस सबसे पहले देखो बायोलॉजिकल मेथड तो बस एज ए आपको थ्योरी एज ए नॉलेज के तौर पर याद रखना, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट नहीं है। तो देखो इन दो मेथड की बात करेंगे, वैसे ये दो मेथड भी आपको नहीं कराते होंगे यार, आपके बताओ आपके कोचिंग में आपके टीचर ने कहीं भी आपने जो कोर्स ज्वाइन किया था जहां आपके साथ धोखा हुआ, तो उधर बताओ कि आपको ये चीजें कराई थी कि नहीं कराई थी, मुझे बताना कमेंट में। तो देखो गाइस दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक डायस्टोमेरिक सेपरेशन एंड एक काइरल क्रोमैटोग्राफी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एनांशियोमर को डायस्टोमेरिक सेपरेशन वाला प्रोसेस क्या है जिससे एनांशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो गाइस इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। देखो अपने पास एनांशियोमर है, देखो एनांशियोमर है ए, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस माइनस का मतलब गाइस क्या कि प्लस मतलब जो राइट साइड में रोटेट करे पीपीएल को, उसको हम लिख देते हैं प्लस, उसको हम लिख देते हैं प्लस, ठीक है ना, उसको हम लिख देते हैं प्लस। जैसे डी एनांशियोमर मतलब जो अपने क्या नाम है वो था डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को गाइस हम प्लस साइन से डोनेट करते हैं क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एंड लीवरोटेटरी को हम नेगेटिव डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये अपने गाइस दो एनांशियोमर है, ये अपने दो एनांशियोमर है, ठीक है।
ए प्लस ए माइनस आर इनैंशियोमर्स। तो ये दोनों इनैंशियोमर है। अभी ये दोनों अपने क्या है, अब दोनों एक साथ प्रेजेंट है। अब इन दोनों को हमको सेपरेट करना है। तो अब क्या करें, देखो हमने किसी एक ऑप्टिकली कंपाउंड बी से, किसी ऑप्टिकली कंपाउंड बी से हमने उसकी रिएक्शन कराई। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, अब इस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा। देखो कैसे होगा, हमने किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से इनैंशियोमर्स की रिएक्शन कराई। तो देखो गाइस, इनैंशियोमर की एक स्पीसीज ने कंपाउंड बनाया ए बी और एक ने बनाया ए बी डैश, एक ने बनाया ए बी, एक ने बनाया ए बी डैश। देखो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे ना। देखो ये ए प्लस ने बी नेगेटिव से बनाया, इधर ए नेगेटिव ने बी नेगेटिव से बनाया, तो कंपाउंड अलग अलग बनेंगे। तो हमने लिखा मैंने कि एक कंपाउंड बना ए बी, एक बना ए बी डैश। इसीलिए मैंने लिखा था कि व्हेन इनैंशियोमर रिएक्ट विद एनी सिंगल ऑप्टिकली कंपाउंड देन द प्रोडक्ट फॉर्म ए डायस्टोमेरिक रिलेशनशिप। तो गाइस जब देखो इनैंशियोमर रिएक्ट करते हैं एक सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, तो जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, वो डायस्टोमर्स होते हैं। वो क्या बन जाते हैं, डायस्टोमर्स हो जाते हैं। और गाइस आपको पता है कि डायस्टोमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये अपने डायस्टोमर बन गए ए बी एंड ए बी डैश। उसके बाद हमने क्या कराया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई तो देखो ए बी से हमें ए प्लस एंड बी नेगेटिव मिल गया। तो इधर से देखो ए बी से ए बी एंड ए बी डैश अपने डायस्टोमर्स हैं, तो इनको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो ए बी से हमें मिल जाएगा, ए बी से हम सेपरेट कर लेंगे ए पॉजिटिव एंड ए बी डैश से सेपरेट कर लेंगे ए नेगेटिव। तो ऐसे आप कर सकते हो इनैंशियोमर्स को सेपरेट बाय डायस्टोमेरिक सेपरेशन। कि पहले आपने क्या किया, इनैंशियोमर को आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट कराओगे तो डायस्टोमेरिक सेपरेशन बनेगा, जो कि आपको मैंने बता दिया है। तो डायस्टोमर्स को आगे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसी तरीके से अपना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे कि ए को मैंने अलग निकाल दिया, बी को मैंने अलग निकाल दिया, क्योंकि इनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक हमें मेथड करना पड़ता है, एक मेथड से चलना पड़ता है, एक एल्गोरिथम से चलना पड़ता है कि कैसे इसको सेपरेट करें। तो आई होप गाइस ये चीज क्लियर हो, ठीक है ना। गाइस सेकंड मेथड देखो, काइरल क्रोमैटोग्राफी। काइरल क्रोमैटोग्राफी जितना भी कराऊंगा उतना ही करना, भी इसको और हम एडवांस में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो गाइस काइरल क्रोमैटोग्राफी दो टाइप्स की होती है। वैसे तो आपको इतना भी नहीं कराया होगा मेरे हिसाब से काफी लोगों को, ठीक है ना। तो काइरल क्रोमैटोग्राफी देखो गाइस दो टाइप्स की होती है, एक एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो देखो दो टाइप्स होती है, पहली बात आपको इतना नॉलेज के लिए याद रखना है। तो देखो गाइस क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, इन दिस दो फेस गाइस, क्रोमैटोग्राफी में दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक मेथड है। देखो गाइस क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो गाइस इसमें हम पहले जनरली ना एक कलर्स को सेपरेट करने में यूज आता था। जैसे पेंट्स पता है ना, पेंट जो अपने घर में पेंट लगा होता है, तो इसके जो पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में काम आता था। लेकिन अब तो चलो काफी जगह यूज होने लग गया। लेकिन क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। बाय मतलब सेपरेट द प्रोसेस बाय विच the component of mixture are separated due to the property of colors that are called chromatography। पहले डेफिनेशन यूज करी जाती थी, अब तो काफी यूज होने लग गई है और भी एक्सटेंड हो गई है, ठीक है ना। तो देखो गाइस टाइप्स क्या है इसकी, एक एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो गाइस क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, दो फेस होते हैं। एक फेस को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस और एक को बोलते हैं मोबाइल फेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है एज ए नॉलेज के लिए, ठीक है, कि एक क्रोमैटोग्राफी में क्या होते हैं, दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। गाइस जो स्टेशनरी फेज है वो दो स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है। स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। स्टेशनरी फेज में जो चीज होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। गाइस बस आपको एज ए नॉलेज के तौर पे याद रखनी है ना, अभी नॉलेज के तौर पे, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इज कॉल्ड मोबाइल फेस। मोबाइल फेस एक होता है मोबाइल फेस। देखो मोबाइल का मतलब क्या, मूवमेंट वाला फेस, ठीक है। स्टेशनरी में फेस मतलब रुका हुआ फेस। तो स्टेशनरी फेस में या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है। मोबाइल फेस में कौन सा फेस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दो फेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेस और एक मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस में सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और मोबाइल फेस में लिक्विड और गैस हो सकती है, ठीक है, क्लियर।
अब देखो गाइस, इसमें मैंने आपको एक चीज करानी है। देखो अब हम थोड़ा सा करते हैं, इसको देखते हैं। देखो मान लो आपको मैं क्रोमेटोग्राफी आपको बता रहा हूं कि कैसे यूज होती है, ठीक है ना। लेट सोल्यूट, मान लो एक गाइस आपके पास, देखो आपके पास एक मिक्सचर है ए बी का, ठीक है ना। आपके पास एक इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर एक मिक्सचर है ए बी का, इसमें एक मतलब एक इनैंशियोमर है ए, एक है बी। तो मान लो अब इन दोनों को आपको सेपरेट करना है, इन दोनों को आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो मानो लेट द सोल्युबिलिटी ऑफ ए इज मोर, मान इनमें हमें पता लग जाए कि ए की सोल्युबिलिटी गाइस ज्यादा है ना। ए की सोल्युबिलिटी हमने मानी है कि ज्यादा है। तो देखो गाइस एक क्रोमेटोग्राफी, देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो ए अपने पास मिक्सचर था, ए प्लस बी मिक्सचर था, जो कि जिसको मैंने ऐसे देखो डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो ए इधर प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था इधर। ए अपने पास एक बीकर है, ए अपने पास बीकर है, बीकर में हमने एक सोल्वेंट डाला हुआ है और उसमें ए प्लस बी प्रेजेंट है। तो ए प्लस बी गाइस जहां प्रेजेंट है, उधर से जो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं बेस लाइन। उसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस लाइन। और जो सोलवेंट का जो सबसे ऊपर का भाग है, सबसे ऊपर का सरफेस है जहां तक सोलवेंट है, उसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट, उसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट। तो बेस लाइन क्या होता है? जहां पे मिक्सचर प्रेजेंट है उधर से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो उसको बोलते हैं बेस लाइन। एंड सोलवेंट फ्रंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है सोलवेंट का, उसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट, ठीक है। तो ये आपकी दो चीजें हैं। अब देखो गाइस क्या होता है जब इसको हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, इसको हम जब डालते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होता है कि इसका मतलब ए किसी, देखो अब उसके बाद क्या होता है, ए एंड बी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ से मूव करते हैं, डिफरेंट लेंथ से मूव करते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज करो ए मूव किया वाई डिस्टेंस, ए मूव किया कितना? वाई डिस्टेंस, एंड बी मूव किया जेड डिस्टेंस, बी मूव किया जेड डिस्टेंस। तो गाइज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनैंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं कि हमने डाला, ठीक है, डाला उसमें ए किसी और लेंथ तक, ए किसी और लेंथ तक गया, बी किसी और लेंथ तक गया। तो एक गाइस पैरेलल क्रोमेटोग्राफी में चीज यूज होती है। तो इसमें लेकिन मैंने आपको वैसे छोटी सी कहानी बताने का मतलब नहीं था मेरा, इसमें मैंने आपको सिखाना था कि आप आरएफ फैक्टर आपको बताओ। गाइस आरएफ फैक्टर ऑफ ए देखो गाइस क्या होता है, आरएफ फैक्टर ऑफ ए क्या होता है? देखो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय मिक्सचर ए, क्योंकि हम ए का निकाल रहे हैं। तो ए ने कितना डिस्टेंस मूव किया बेस लाइन से? वाई। ए ने कितना डिस्टेंस मूव किया? वाई। एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन एंड सोलवेंट फ्रंट कितना था? एक्स। टोटल डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन एंड सोलवेंट फ्रंट कितना था? एक्स। तो अपना आरएफ फैक्टर ऑफ ए क्या होता है? वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। आरएफ फैक्टर ऑफ बी क्या होगा फिर? देखो डिस्टेंस मूव बाय बी, डिस्टेंस मूव बाय कंपोनेंट बी फ्रॉम ए बेस लाइन, उसने जेड मूव किया था, एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन एंड सोलवेंट फ्रंट दैट इज एक्स। तो जेड बाय एक्स इज ए आरएफ फैक्टर फॉर बी। तो आपको आरएफ फैक्टर बस मैंने निकालना सिखाना था कि एडवांस में भी और एम्स के क्वेश्चन में भी आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ठीक है ना। इसको और डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एडवांस के टाइम करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको इतना करा दिया वही बहुत है, इतना भी नहीं कराया होगा काफी लोगों को, तो ठीक है ना। तो आपको इतना करके, और एक बात और गाइस देखो, जिसका आरएफ फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका आरएफ फैक्टर ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे आप देख भी पा रहे हो, देखो वाई ज्यादा है, वाई की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू जेड, वाई की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू जेड। तो देखो आरएफ फैक्टर मतलब वाई का ज्यादा हो, आरएफ फैक्टर ए का ज्यादा होगा बी से, आरएफ फैक्टर ए का ज्यादा होगा मतलब बी से, क्योंकि वाई ज्यादा है जेड से। तो आरएफ फैक्टर ए का ज्यादा है बी से, तो उसी से हमने कंक्लूड भी कर सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए इज मोर, मतलब लार्जर द आरएफ फैक्टर मोर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। आरएफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी। क्लियर, ठीक है, कंसेप्चुअल फील आ गया। तो अब गाइस ठीक है, इतना बहुत है, बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में हम उससे ऊपरी चले गए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो गाइस अब चलो बात करते हैं मेसोमर के बारे में, बात करते हैं मेसोमर के बारे में। तो देखो गाइस मेसोमर्स क्या होते हैं, देखो मैंने क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन देख लो। कंपाउंड्स हैविंग काइरल कार्बन बट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। गाइस मेसोमर क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें काइरल कार्बन तो प्रेजेंट होता है, काइरल कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सिमेट्री आ जाती है।
देखो ऑप्टिकली एक्टिविटी की कंडीशन मैंने लिखाई थी आपको कि दो कंडीशन लिखाई थी, एक काइरल कार्बन प्रेजेंट हो और उसमें एब्सेंस ऑफ सिमेट्री हो। तो इसमें मेसोमर क्या होते हैं, उनमें काइरल कार्बन तो होता है, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, इस करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, इस करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसको भी मैं और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो cause of inactiveness is a internal compensation, इंटरनली कंपनसेशन होती है जिस करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसका भी बताता हूं, इसको आपको समझ अभी नहीं आया होगा। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी, है ना, डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि मेसोमर क्या होते हैं, कंपाउंड जिनमें काइरल कार्बन हो लेकिन सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, सिमेट्री ना हो, इस करके ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। मेसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। तो अब इसका रीजन बताता हूं गाइस, देखो ये इस लाइन का मतलब बताता हूं, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या। देखो गाइस, ए कंपाउंड देखो, ए कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड में देखो काइरल कार्बन है, एक काइरल कार्बन ए है, एक काइरल कार्बन ए है, इन दो काइरल कार्बन है, तब भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि इसमें सिमेट्री है, इसमें इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इधर से अगर हम काटे, इधर से हम अगर काटे, तो मैं कभी कभी ज्यादा जोश में आ जाता हूं, इधर से अगर हम काटे तो देखो इस साइड में सेम हमें चीज मिलेगी, इस साइड भी हमें सेम चीज मिलेगी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिस करके ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको मेसोमर। तो लेकिन गाइस कभी कभी बहुत कंफ्यूज, मतलब विजुलाइज करना बहुत टफ हो जाता है कि कहां से इसकी सिमेट्री आ रही है, तो इसलिए मैंने आपको वो चीजें बताई हैं, उन चीजों को आप याद रखना, ठीक है ना, कि जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन से डायस्टोमर, इनैंशोमर, होमोमर देख सकते हो, डायस्टोमर, इनैंशोमर, होमोमर देख लो, ठीक है, और इससे आपका एक काम भी हो जाएगा, इससे आपका एक काम भी हो जाएगा। देखो अच्छा, इसमें एक काम क्या होगा, कोज ऑफ मतलब इंटरनल कंपनसेशन का वर्ड का मतलब क्या। देखो गाइज, जब इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जब इसकी आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो आप देखोगे कि आप ऐसे रोटेट कर रहे हो। आप देखो इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखना, देखो जैसे इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1, इसको कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे 1, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो ये आएगा, दूसरे नंबर पे इसको देंगे, क्यों, इसको क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो इस पे इसने एक बॉन्ड बनाया कार्बन से, इसने भी एक बॉन्ड बनाया कार्बन से, इसने दूसरा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, इसने दूसरा बॉन्ड बनाया है Cl से, तो इसलिए हम सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे। तो हम कैसे मूव किए, ऐसे देखो 1 2 3, तो हम ऐसे मूव किए पहली बात। और इसकी देखें तो इसमें इसकी प्रायोरिटी 1, तो और इसमें देखो अब इसमें भी इसको नहीं देंगे, इसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, तो 1 इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, तो 1 2 3, तो हम दूसरी बार ऐसे रोटेट किए। तो देखो गाइज, एक बार हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एक बार हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एक बार हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, जो इन दोनों, जिस करके इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना पीपीएल को, लेकिन देखो कहीं भी रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, कि अंदर कंपाउंड के अंदर ही अंदर ऐसा हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, कंपाउंड के अंदर ही अंदर ऐसा हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो गाइज इसका मतलब ये है, ठीक है। तो गाइज अब चलो नेक्स्ट चीज देखो, इसको रैसमिक मिक्सचर को भी नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में करेंगे। देखो रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं कभी कभी स्टूडेंट, उसका एक रीजन ये भी है कि टीचर ही गलत बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखो रैसमिक मिक्सचर गाइज क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग डेक्स्ट्रो एंड लीवियो, ठीक है, मिक्सचर कंटेनिंग डेक्स्ट्रो एंड लीवियो कंपाउंड्स। देखो रैसमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो एंड लीवियो कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड भी हो और लीवियो रोटेटरी कंपाउंड भी हो। लेकिन टीचर क्या गलती करते हैं, टीचर एक कभी कभी कह देते हैं, या कभी कभी गलती से निकल जाता होगा, लेकिन गलती इतनी होनी नहीं चाहिए। तो देखो गाइज रैसमिक मिक्सचर की कभी कभी टीचर डेफिनेशन देते हैं, या तो कभी कभी आप भी गलत समझ लेते हो कि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है कि उसमें 50% अपना लीवियो प्रेजेंट हो, 50% डेक्स्ट्रो प्रेजेंट हो। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, इक्विमोलर अमाउंट में जब लीवियो और डेक्स्ट्रो प्रेजेंट हो तभी उसको रैसमिक मिक्सचर नहीं कहते। बस रैसमिक मिक्सचर उसको कहते हैं जो अपना, जिसमें डेक्स्ट्रो कंपाउंड भी, डेक्स्ट्रो भी प्रेजेंट हो,
लिवियो भी प्रेजेंट हो, जितना मर्जी अमाउंट में डेक्स्ट्रो प्रेजेंट हो, जितना मर्जी अमाउंट में लिवियो में, उस पर मैटर नहीं करता, बस दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर, जिसका भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा कि मैंने ये चीज क्यों बोल दी आपको, ठीक है ना। देखो, एंड इफ दिस मिक्सचर, और ए मिक्सचर जब कंटेन इक्विमोलर डेक्स्ट्रो एंड लिवियो फॉर्म, देन इट इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, अब देखो गाइस, एक्चुअल में टीचर्स कभी कभी डेफिनेशन ए बोल देते हैं कि व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेन इक्विमोलर डेक्स्ट्रो एंड लिवियो फॉर्म, ठीक है, देन इट इज इक्विमोलर। देखो गाइस, आपको वैसे जनरली टीचर डेफिनेशन देते हैं कि रैसमिक मिक्सचर क्या है, वो मिक्सचर जिसमें इक्विमोलर अमाउंट ऑफ लिवियो फॉर्म भी है, इक्विमोलर डेक्स्ट्रो भी है, एंड लिवियो, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल डेक्स्ट्रो के भी है और सेम नंबर ऑफ मोल लिवियो के भी है। लेकिन गाइस वो चीज गलत है। आप रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, बस मिक्सचर होता है लिवियो और डेक्स्ट्रो और लिवियो का, किसी भी मोल में हो, या ए ज्यादा हो ए कम हो बस, लेकिन रैसमिक मिक्सचर वही होता है, बस उसमें लिवियो और डेक्स्ट्रो प्रेजेंट हो, जिसके भी मैं आपको आगे और चीजें बताऊंगा। तो लेकिन देखो, जब ये दोनों मिक्सचर इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब सेम, इसका लिवियो के भी सेम मोल हो, डेक्स्ट्रो के भी सेम मोल हो, तो क्या होता है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो पूरा जो अपना मिक्सचर पूरा मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों होता है भैया, देखो, एक अपने पास लिवियो होता है, जो पीपीएल को रोटेट करता है लेफ्ट साइड में, और एक अपने पास डेक्स्ट्रो होता है जो पीपीएल को रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में। तो गाइस देखो, अब हमने इन दोनों मिक्सचर को ऐड कर दिया, दोनों मिक्सचर, अब हमने रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, लिवियो और डेक्स्ट्रो का मिक्सचर होता है। तो लिवियो और डेक्स्ट्रो को, अब देखो हमने मान लिया, अब मैं इक्विमोलर की बात कर रहा हूं कि अपने पास सेम मोल है, एक मोल इसका भी लिया मान लो लिवियो का, एक लिया डेक्स्ट्रो का, तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो ए क्या कर रहा है, ए थीटा डिग्री से लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, थीटा डिग्री से लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, इसको राइट साइड में रोटेट कर रहा है। देखो, एक लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है थीटा डिग्री से, एक थीटा डिग्री से राइट साइड में कर रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए हमने लिखा कि नेट, मतलब जो इसमें देखो, नेट जो पूरा मिक्सचर है, जो देखो पहले लिवियो, जो अपना लिवियो था और डेक्स्ट्रो था, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन हमने लिवियो और डेक्स्ट्रो को मिला दिया, लिवियो और डेक्स्ट्रो को मिक्सचर बना दिया, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल अब हमने इधर क्यों यूज किया, इसमें इंटरनल यूज किया था क्योंकि इसके अंदर ही अंदर काम हो रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया, दो डिफरेंट, देखो, एक लिवियो एंड डेक्स्ट्रो को एक्सटर्नली ऐड किया, इस करके उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये चीज हो रही है, जिसको भी रैसमिक मिक्सचर और क्लियर करूंगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं है कि मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो एंड लिवियो प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। और जब वो सेम या 50% अपना 50% अगर लिवियो है एंड 50% अपना डेक्स्ट्रो है, तब वो मिक्सचर जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो आई होप गाइस अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट स्लाइड करते हैं और अपने आइसोमर को खत्म करते हैं। ठीक है ना? तो इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई लोग चलो लास्ट स्लाइड करते हैं आइसोमरिज्म के, इस चैप्टर को अपना फिनिश करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे दमदार आएंगे, अभी तक भी वैसे दमदार ही रहे हैं, तो इसको चलो खत्म करते हैं यार। जैसे कि मैंने बात की थी रैसमिक मिक्सचर को और डिटेल में देखते हैं। देखो रैसमिक मिक्सचर गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि मिक्सचर जिसमें लिवियो और डेक्स्ट्रो प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। अब उसके बारे में आगे देखो guys, in racemic mixture if any one component present in excess known as a enantiomeric excess, कि guys racemic mixture में कोई अगर एक कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं enantiomeric excess। ठीक है, अभी इसका आपको यूज दिखाता हूं कि कैसे क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखते रहना। तो देखो गाइस, सेकंड पॉइंट क्या है, enantiomeric excess is also known as optical activity of racemic mixture। कि गाइस enantiomeric, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो ही रहता है कि enantiomeric excess is responsible for optical activity of racemic mixture। ठीक है, enantiomeric excess से रिस्पॉन्सिबल होता है
ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रैसमिक मिक्सचर के। लेकिन मैं इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी सोल्व हो जाए, तो इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो गाइस, अभी आपका इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जितना भी अगर आपके बीच में कुछ माइंड में क्लियरेंस अभी कम हो तो सारी इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, देख लेना इस क्वेश्चन को। तो देखो गाइस, आपका एक फॉर्मूला आता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का, जिसको मैंने आपको बताया कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एनी प्योर इनैंशियोमेरिक फॉर्म इनटू 100, मतलब हम परसेंटेज में लिख रहे हैं। तो देखो गाइस, क्या बना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन जो हमने ऑब्जर्व की, डिवाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन किसी एक प्योर फॉर्म की इनैंशियोमेरिक, किसी एक प्योर इनैंशियोमेरिक फॉर्म की, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनैंशियोमेरिक एक्सेस। तो अब देखो इस फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर होगा। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो आराम से। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर इज -18 डिग्री, ठीक है, एंड ऑफ प्योर इनैंशियोमर इज -36 डिग्री, ठीक है। फाइंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ LiVO प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को सोल्व करना देखते हैं कैसे होगा। देखो आपको दिया हुआ है कि ऑप्टिकल रोटेशन रैसमिक मिक्सचर की है -180 डिग्री, -18 डिग्री, 180 नहीं, -18 डिग्री। तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन दी है आपको 18 डिग्री, मतलब -18, माइनस तो बस डायरेक्शन बता दी है ना, वैसे 18 डिग्री दी है, तो -18 डिग्री चलो मान लो, -18 डिग्री दी है। एंड ऑफ प्योर इनैंशियोमर, किसी एक प्योर इनैंशियोमर की दी है -36 डिग्री, -36 डिग्री। तो आपको पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है। तो देखो यार, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म। तो देखो ऑब्जर्व्ड क्या थी 18, ठीक है, और प्योर फॉर्म की क्या थी, 36। तो 18/36 इंटू 100, तो अपने पास आ गया हाफ, तो अपने पास आ गया 50%, आपने पास आ गया 50%। गाइस देखो, लेकिन मैंने माइनस लिखा, माइनस क्यों लिखा गाइस, देखो माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब क्या है कि LiVO है और LiVO पार्ट है ना। देखो हमें देखो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर इज -36 डिग्री दी है। देखो प्योर किसी एक इनैंशियोमर की ऑप्टिकल रोटेशन हमें -36 डिग्री, और माइनस साइन किसके लिए लगाते हैं हम, LiVO के लिए। तो इससे हमें माइनस साइन से गैस हुआ कि अच्छा LiVO के लिए हमें ऑप्टिकल रोटेशन दी हुई थी। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी के फॉर्मूले में क्या लिखना था, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एनी प्योर इनैंशियोमेरिक फॉर्म, किसी एक इनैंशियोमेरिक फॉर्म की जो प्योर फॉर्म में उसका क्या ऑप्टिकल रोटेशन होगी, उसको हम बोलते हैं। तो देखो जो इनैंशियोमर है दो चीजों से मिलकर बना होता है, LiVO एंड डेक्स्ट्रो। तो अब इस साइन से आपको पता लगा कि ये LiVO है कि डेक्स्ट्रो है, जिस प्योर कंपोनेंट की आपको ऑप्टिकल रोटेशन दी हुई है, उसका अब पता लगा आपको कि अच्छा ये LiVO है, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया, और प्योर फॉर्म वाला जो स्पीसीज आपको जिसकी आपको गिवन चीजें दी है वो LiVO है। तो इसलिए हमने -50% लिखा। ऑप्टिकल एक्टिविटी ही देखो गाइस, पहले हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाल ली। अब देखो गाइस, मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ही इनैंशियोमेरिक एक्सेस होती है, तो देखो 50% मतलब इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, 50%। तो देखो इनैंशियोमेरिक एक्सेस अपना 50% है। अब बात ये रहती है कि कौन सा मतलब LiVO एक्सेस में है कि डेक्स्ट्रो एक्सेस में है। तो कौन सा एक्सेस में है, LiVO। क्यों, क्योंकि अपने को ऑप्टिकल रोटेशन दी हुई थी, किसकी ऑप्टिकल रोटेशन LiVO की दी थी। तो हमने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू LiVO ही निकाली, तो अपने पास ऑप्टिकल एक्टिविटी आई, और इसी को इनैंशियोमेरिक एक्सेस बोलते हैं। तो हमें पता लगा कि 50% LiVO एक्सेस में प्रेजेंट है, 50% LiVO एक्सेस में प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन तो बहुत क्लियर था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करनी थी, अब तो हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इनैंशियोमेरिक एक्सेस के बराबर होता है। तो आपने देखा कि अच्छा ये आपका इनैंशियोमेरिक एक्सेस आ गया 50%। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इनैंशियोमेरिक एक्सेस में है, LiVO एक्सेस में था कि डेक्स्ट्रो। तो देखो हमें माइनस साइन कर दिया था, LiVO के लिए दिया था, तो ये 50% LiVO एक्सेस में है, हमें एक दिया हुआ, इसलिए मैंने इधर माइनस साइन एज ए उसको सिंबलाइज करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो therefore 50% LiVO प्रेजेंट इन एक्सेस, 50% LiVO एक्सेस में प्रेजेंट है, एंड 50% इज ए इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर।
देखो गाइस, अपने पास कोई भी मिक्सचर है उसका 100%, कोई भी मिक्सचर है वो अपना पूरा टोटल मिक्सचर 100% है, तो हमने देखा कि 50% लीवो अपना एक्सेस में था, 50% अपना लीवो एक्सेस में था, तो 50% एक्सेस में था और 50% देखो 50% एक्सेस में था। एक अपने पास पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा सॉल्यूशन जो पूरा जो मिक्सचर है वो उसमें वो 100% था, वो आराम से समझो, जो अपना पूरा मिक्सचर था वो अपना 100% था, उसमें से 50% लीवो एक्सेस में है, 50% एक्सेस में है, और जो 50% बचा वो इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर है। वो क्या है? इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर है, मतलब जिसमें सेम मोल उसके रैसमिक, जिसमें सेम मोल लीवो के भी हैं, सेम मोल डेक्स्ट्रो के भी हैं। तो देखो इनैंशियोमेरिक एक्सेस आपका 50% था, तो लीवो आपका 50% ज्यादा था, तो वही हमने लिखा देयरफॉर 50% लीवो प्रेजेंट इन एक्सेस एंड 50% जो सॉल्यूशन का बचा हुआ है, देखो आपके पास पूरा 100% सॉल्यूशन था, देखो पूरा 100% सॉल्यूशन था, ये पूरा 100% सॉल्यूशन था, तो इसमें 50% तो आपका लीवो है, 50% आपका लीवो है, ठीक है। और इसमें क्या है? ए 50% क्या है? ए 50% क्या है? इसमें इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर है। ये क्या है? इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। इसमें मतलब कि 50% तो लीवो एक्सेस में था और 50% क्या है? 50% में दोनों है, 50% में दोनों, 50% लीवो ज्यादा है, 50% लीवो तो ज्यादा है, और 50% क्या है? रैसमिक मिक्सचर है इक्विमोलर वाला। तो इससे बस यही चीज कंक्लूड हुई, देयरफॉर 50% लीवो इन एक्सेस, 50% लीवो एक्सेस में इनैंशियोमेरिक एक्सेस एंड 50% इज इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर। तो इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर का मतलब क्या? जिसमें देखो, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो भी हो, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो भी हो। तो इससे क्लियर हुआ कि 50% टोटल था, तो उसमें 25% डेक्स्ट्रो था एंड 25% लीवो था। बस ये चीज क्लियर करनी थी। तो आपका टोटल लीवो कितना आ गया? एक तो 50% एक्सेस में था और एक 25% मिक्सचर में था, तो 50 + 25 75% आपका लीवो प्रेजेंट है मिक्सचर में, 75% आपका लीवो प्रेजेंट है मिक्सचर में। तो एक क्वेश्चन से आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है कि देखो रैसमिक मिक्सचर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक कंपोनेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस होता है। तो हमने देखो ए मिक्सचर एक्सेस में, हमने ऑप्टिकल इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकाला, 50% आया, तो अपना 50% आया, माइनस का आया। तो कौन सा कंपोनेंट एक्सेस में प्रेजेंट था? लीवो प्रेजेंट था इधर, तो लीवो अपना 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो 50% ए लिख दिया, तो 50% लीवो इन एक्सेस है। और जो 50% बचा सॉल्यूशन का, 50% सॉल्यूशन का बचा, वो क्या है? रैसमिक, इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर है। तो इक्विमोलर रैसमिक मिक्सचर है, उसमें 25% डी होगा, 25% एल होगा। तो टोटल अपने को लीवो पूछा था कितना है मिक्सचर में, तो 50% तो एक तो जो ज्यादा है वो है ही है, और रैसमिक मिक्सचर में भी कितना लीवो प्रेजेंट है? 25, तो 50 + 25 = 75। दैट्स सोल्व, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना करना है बस। रैसमिक मिक्सचर में पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो अब चलो इसके एडवांस के टाइम में और टफ क्वेश्चन भी करेंगे आपके मेंस में, तो इससे हद पार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। या नीट में बात करूं तो गाइस चलो लास्ट चीज देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे हमने जीआई फाइंड करने का फॉर्मूला लिखे थे, वैसे अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के फॉर्मूला लिखेंगे। देखो कंपाउंड जैसे उसमें बात करी थी अनसिमेट्रिकल एनसिमेट्रिकल, तो इसमें भी वही चीज है। देखो अनसिमेट्रिकल है, एक कंपाउंड होगा अनसिमेट्रिकल, एक होगा देखो सिमेट्रिकल में हमने दो केस बनाए थे, एक एन जब इवन हो और एक एन जब अपना ओड हो। उधर गाइस जीआई में अपना एन क्या था? नंबर ऑफ जीआई साइट्स, नंबर ऑफ जीआई साइट है ना, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली साइट्स थी। और इधर एन क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, क्योंकि कायरल कार्बन से थोड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता लगता है ना। लेकिन गाइस ये याद रखना कि ओनली कायरल कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ कायरल कार्बन जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सिमेट्री भी चाहिए। तो लेकिन और इधर अपना क्या, इधर लेकिन अपना एन क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आई होप आप क्लियर हो, ठीक है ना। तो देखो गाइस जब आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो तो उसमें देखो मैं 3 कॉलम बनाया, एक कंपाउंड कैसा है,
ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, उसमें उस कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी है, ठीक है, उसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, और मीजो या जिसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी बोलते हैं, मीजो को ही ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, तो मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं। आपको गाइस ऐसे भी आ जाता कि अनसिमेट्रिकल आपको कंपाउंड दे देंगे और आपको पूछे कि मीजो बताओ कि मीजो कितने हैं उसमें, ठीक है ना, पूरा पूरा ऑप्टिकल आइसोमर ना पूछे, आपसे सिर्फ पूछे कि मीजो बताओ कितने हैं। देखो ऑप्टिकल आइसोमर में तो सब कुछ आता है, ऑप्टिकल आइसोमर में तो अपना जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो भी आते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो भी आते हैं, लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मुझे बताओ तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। और अगर मान लो आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तब आप क्या करोगे, बस देखो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इतनी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म इतनी है, तो टोटल दोनों का सम कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे। देखो जैसे इसमें ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म इतनी है और ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म इतनी है, तो जब इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का जब सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लेना, आपसे टोटल पूछा है तो दोनों निकालना, दोनों का सम कर देना, और अगर सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव का है या ऑप्टिकली एक्टिव का है तो ऐसे निकाल लेना। तो देखो जब अनसिमेट्रिकल हो कंपाउंड तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी होगी, टू दी पावर n। एंड जब मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो उसमें मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कितनी होगी, 0। मीजो या ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म 0 होगी इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल। अब गाइस अगर सिमेट्रिकल हो तो देखो सिमेट्रिकल का पहला केस लेते हैं कि जब n अपना इवन हो, n क्या है, नंबर ऑफ काइरल कार्बन जब अपने इवन हो, तो आप काइरल कार्बन बस देख लेना, कंपाउंड में आपको फिशर प्रोजेक्शन दी होगी, बस काउंट करना है आपको कि n कितना है। तो जब जैसे हमने किया था डी ग्लूकोज किया था, उसमें n कितना था, 4 था, उसमें n अपना 4 था। तो ऐसी चीजें है गाइस, सिमेट्रिकल हो इफ n इक्वल टू n अपना इवन हो तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितनी होगी, टू दी पावर n-1, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म टू दी पावर n/2-1। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछे, तो दोनों का सम कर देना, ठीक है ना। तो देखो जब सिमेट्रिकल हो और n ओड हो, लेकिन अब अपना n क्या है, ओड हो, तो देखो अपना ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी होगी, टू दी पावर n-1 माइनस टू दी पावर n-1/2 होगी, ठीक है। एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म टू दी पावर n-1/2 होगी, और इन दोनों का अगर सम कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, इज अ सम ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में तो सब भी आते हैं, जो एक्टिव हो वो भी और जो नॉन एक्टिव हो वो भी। तो आपको इस अकॉर्डिंग अगर टोटल पूछे तो बस दोनों का सम कर देना, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार आपकी ऑप्टिकल मतलब पूरा ऑप्टिकल आइसोमर खत्म होता है। इसको बस आपने अप्लाई करना है। अब एन आप आराम से देख लोगे, और इसमें कोई एक्सेप्शनल ऐसे केस है नहीं जैसे जीआई में है, तो बस आपको बस फिशर प्रोजेक्शन दी होगी, उसमें नंबर ऑफ काइरल कार्बन काउंट कर लेना, और बस ये चीज देख लेना कि अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, उसके बाद आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बाद आपका ऑप्टिकल आइसोमर खत्म हो गया गाइस। अब बात करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखो गाइस क्या होता है, देखो लास्ट चीज देखो आज की कन्फॉर्मेशनल आइसोमर देखो गाइस क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द आइसोमर्स इन विच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस ड्यू टू सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, सी बॉन्ड फ्री रोटेशन। कि गाइस कन्फॉर्मेशन आइसोमर में क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की स्पेस में ड्यू टू सी फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन के कारण। कि मतलब देखो अभी समझाता हूं, देखो क्या है, जैसे मान लो कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, एक इथेन के कन्फॉर्मर और एक बुटेन के और एक किसके बारे में, साइक्लोअल्केन के बारे में, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के बारे में है, साइक्लोहेक्सेन, चलो मैं लिख दूंगा अभी। तो देखो पहले देखो कन्फॉर्मर ऑफ इथेन के बारे में बात करते हैं। इथेन देखो आपका क्या होता था, इथेन देखो आपका यही होता था ना, CH3 ये आपका इथेन होता है ना, इथेन। तो देखो अब गाइस बात कर रहे हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, बहुत सिंपल प्रोजेक्शन है। देखो इसमें क्या होता है, जो गाइस देखो एक कार्बन ए है, देखो एक कार्बन अपना ए है, एक कार्बन अपने ए है। तो गाइस जो ए कार्बन है, देखो
एक दो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो एक डॉट और एक जो लार्ज सर्कल है, एक जो सर्कल है और एक जो डॉट है, ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन। गाइस जो डॉट वाला कार्बन है वो अपने सामने होता है, रेयर पोजीशन पे होता है सामने, ठीक है। सामने अपने जो हो उसको, फ्रंट पोजीशन पे जो हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। और जो कार्बन पीछे हो, बैकवर्ड हो, अवे फ्रॉम आवर आईज, ठीक है, जो अपनी आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। और जो पीछे हो कार्बन, जो कार्बन अपने पीछे हो आंखों से, या तो कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम आवर आईज हो, तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ दिया ही होगा पहले से ही, ठीक है ना। वैसे बस बता रहा हूं कि जो डॉट वाला सर्कल है, देखो ये दोनों सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो डॉट है और ये जो लार्ज सर्कल है, ये दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो डॉट वाला है वो आपके सामने है, फ्रंट में है, और जो ए है वो पीछे है, जो दूसरा वाला सर्कल है वो पीछे है। तो देखो कन्फर्मस आपको, लेकिन इतना आपको जो समझने की बात है वो अब बताता हूं, ठीक है। देखो कन्फर्मस ऑफ इथेन की बात करते हैं। तो गाइस देखो ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो हमने पहले एक कार्बन ए बनाया, एक कार्बन ए रहा। इस कार्बन से देखो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा। इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक कार्बन अपना इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा, एक हाइड्रोजन ए रहा। तो गाइस इसकी इस फॉर्म को बोलते हैं स्लिप्स्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और देखो गाइस अभी आगे और क्लियर होगा। देखो अब इसको मान लो हम किसी रैंडम एंगल थीटा से रोटेट कर दे। देखो हमने क्या किया, इस वाले कार्बन को, जो ये अपना सर्कल वाला कार्बन था, ये जो सर्कल वाला कार्बन था, जो पीछे वाला कार्बन, हमने इसको फिक्स रखा। जो अपना ये वाला कार्बन था, ये अपना वाला कार्बन था, इसको फिक्स रखा और इसको क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। इस वाले हाइड्रोजन को, है ना, इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट किया। तो देखो हमने मान लो इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। जब इसको थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तब उस फॉर्म को बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। किसी भी रैंडम एंगल से हमने रोटेट किया हो तो जो अपने पास कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म, उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो गाइस इसका मतलब है कि हम मतलब कितनी स्क्यू फॉर्म होगी साइक्लो इथेन में कितनी स्क्यू फॉर्म होगी? इन्फिनिटी। क्योंकि किसी भी मतलब हमने पहले 1 डिग्री से रोटेट किया तब भी वो अपना क्या है? स्क्यू फॉर्म है। 2 डिग्री से रोटेट किया तब भी अपनी स्क्यू फॉर्म है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्क्यू फॉर्म आर प्रेजेंट इन कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन, या किसी भी कॉन्फॉर्मर में, ठीक है ना। अब गाइस देखो अगर हम इसको 60 डिग्री से, देखो अब इस हाइड्रोजन को, मतलब इस कार्बन को हम अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दें, 60 डिग्री से रोटेट कर दें, तो देखो ए हाइड्रोजन कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। देखो इसको अगर देखो ये दोनों एक साथ है ना, दोनों एक साथ है। अगर इसको हम इधर रोटेट कर दें, हम 60 डिग्री से रोटेट कर दें, 60 डिग्री से इस कार्बन, इस बॉन्ड को, देखो इस बॉन्ड को अगर हम 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो ये कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो देखो 60 डिग्री से हमने रोटेट किया तो इधर आ गया। और ए हाइड्रोजन, देखो ए हाइड्रोजन इधर आ गया। ए वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? ए वाला हाइड्रोजन देखो इधर आ गया। ए वाला हाइड्रोजन देखो 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो इधर आ जाएगा। और इसको देखो, इसको हमने रोटेट किया, देखो ए हाइड्रोजन इधर था, जब इसको 60 से रोटेट किया तो ए कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ए इधर आ जाएगा। देखो इसको 60 डिग्री से हमने बस जो अपना सर्कल वाला कार्बन था उसको रोटेट किया। तो देखो सर्कल वाला कार्बन रोटेट किया तो देखो ए हाइड्रोजन अपना इधर आ गया, ए इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो ये अपनी बनी स्टैगर्ड फॉर्म। इसीलिए मैं लिखा कन्फॉर्मेशन आइसोमर क्या होते हैं? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस ड्यू टू सीसी फ्री रोटेशन, ड्यू टू सीसी कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन के कारण, तो उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है गाइस। रोटेशन जो होती है ना, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी रोटेशन हो रही है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम या कुछ एनर्जी तो चाहिए, हमें टॉर्क तो चाहिए। इसमें जो एनर्जी गाइस चाहिए होती है वो हमें रूम टेम्परेचर से मिल जाती है आराम से, और जो रूम टेम्परेचर पे ही वो एनर्जी इजीली हमें मिल जाती है इनको, तो ये अपने आप ही रोटेट करते रहते हैं स्पेस में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या रोटेशनल आइसोमर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने गाइस देखो ये चीज मैं बताई, स्लिप्स का मतलब होता है गाइस बहुत मतलब बहुत क्राउडनेस हो, स्लिप्स का मतलब होता है बहुत क्राउडनेस हो, और स्टैगर्ड का मतलब होता है खुला हुआ, स्टैगर्ड का मतलब होता है खुला हुआ। तो स्लिप्स फॉर्म में देखो ये दोनों एक क्राउडनेस ज्यादा है, बल्कीनेस ज्यादा है,
तो इसको बोलते हैं स्लिप्ड फॉर्म। स्क्यू फॉर्म कोई भी एक रैंडम थीटा से हमने रोटेट कर दिया और जब 60 डिग्री से रोटेट किया तो देखो स्टैगर्ड हो गया, बहुत खुला खुला हो गया, स्पेस बहुत हो गई, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखो बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखो गाइस कन्फर्मर ऑफ बुटेन की बात करते हैं। बुटेन के बारे में देखते हैं। बुटेन का फॉर्मूला ये होता है, बहुत सिंपल। तो देखो इसकी अब न्यूमन प्रोजेक्शन क्या रहेगी, ए रहेगी। देखो एक कार्बन अपना ए है, एक कार्बन अपना ए लिया हमने, एक कार्बन हमने, देखो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, इन दो कार्बन के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो एक कार्बन अपना ए है, एक कार्बन अपना ए है, ठीक है। मान लो एक कार्बन ए है, इसने एक CH3 से बॉन्ड बनाया है, एक CH3 से बनाया है, ठीक है। एक बॉन्ड अपना बनाया है CH3 से और एक बॉन्ड बनाया है किससे, देखो दो, एक बॉन्ड बनाया है CH3 से और दो बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन से। इसी तरह इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन से, एक बनाया है CH3 से। तो देखो एक बॉन्ड बनाया CH3 से, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन से इस कार्बन ने, और इसी तरह सर्कल वाले कार्बन ने एक CH3 से और दो हाइड्रोजन से। तो ये आपका, अब देखो ये आपका स्ट्रक्चर है। पहली बात न्यूमन प्रोजेक्शन ऐसे होती है। आपको ये सब दिया होगा ना, प्रोजेक्शन बना के दिया होगा, आपको तो बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको देखना है कि हाँ ये न्यूमन प्रोजेक्शन है। तो देखो गाइस ये है फुल्ली स्लिप्ड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, फुल्ली स्लिप्ड फॉर्म। देखो देखो बल्कीनेस बहुत ज्यादा है। देखो दोनों मिथाइल ग्रुप, दोनों बल्की ग्रुप एक साइड प्रेजेंट है। तो जब स्लिप्ड मतलब बल्कीनेस क्राउडनेस ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं स्लिप्ड। तो ये है अपनी फुल्ली स्लिप्ड फॉर्म। तो गाइस अब इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। देखो इसको अगर 60 डिग्री से रोटेट करें, देखो हमने इस कार्बन को फिक्स रखा जो डॉट वाला कार्बन था। सर्कल वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करो, सर्कल वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करो। देखो सर्कल वाले के बॉन्ड ए है CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो इसको जब हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो ए तो फिक्स था, ए वाले ग्रुप तो फिक्स थे, इसके जो ग्रुप थे फिक्स थे, इसको ही रोटेट किया बस हमने। तो देखो इस CH3 इधर आ गया, देखो CH3 इधर से इधर चला गया, CH3 इधर से इधर चला गया और हाइड्रोजन इधर से इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर से इधर आ गया और ये हाइड्रोजन इधर से इधर चला गया। 60 डिग्री से रोटेट किया। तो गाइस जब हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये जो फॉर्म बनती है इसको बोलते हैं गोच फॉर्म। इसको बोलते हैं गोच फॉर्म। देखो अभी याद कराता हूं कैसे ये चीजें हैं। उसके बाद मान लो हमने 60 डिग्री से और रोटेट किया, 60 डिग्री से और रोटेट कर दो एक बार, तो इसको और रोटेट करेंगे। देखो इसको आप 60 डिग्री से और रोटेट करोगे तो ये CH3 इधर आ जाएगा। इसको 60 डिग्री से और रोटेट करोगे तो ये CH3 इधर आ जाएगा, तो ये CH3 इधर आ गया। ए हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ठीक है। ए हाइड्रोजन अपना इधर चला जाएगा और ए हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ए हाइड्रोजन इधर, देखो ए हाइड्रोजन इधर आ जाएगा इसके पास, ए हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं पार्शली स्लिप्ड फॉर्म। पार्शली, देखो इसको फुल्ली बोला क्योंकि इसमें दोनों बल्की ग्रुप बहुत ही ज्यादा क्लोज है, और इसको पार्शली स्लिप्ड बोला क्योंकि इसमें क्लोजनेस तो है लेकिन देखो एक बल्की ग्रुप है, एक स्मॉल ग्रुप है, तो इस करके इसको पार्शली स्लिप्ड बोलते हैं क्योंकि क्राउडनेस तो है लेकिन इसके मुकाबले कम है, इसके मुकाबले कम है, तो इसको बोलते हैं पार्शली स्लिप्ड फॉर्म। और गाइस 60 डिग्री से फिर एक बार रोटेट करो। तो देखो अब इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट किया, इसको देखो अब फिर रोटेट किया, तो देखो अब CH3 आपका इधर आ जाएगा, CH3 आपका इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन आपका इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्म बन जाएगी। CH3 देखो आपका इधर आ गया, H इधर आ गया और एक H और इधर आ गया। तो इसको बोलते हैं गाइस एंटी फॉर्म। एंटी क्यों बोलते हैं, देखो दोनों CH3 एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे है। तो ये आपकी चार फॉर्म है। एक पहली बात फुल्ली स्लिप्ड। फुल्ली स्लिप्ड क्यों कहा, क्योंकि क्राउडनेस बहुत ज्यादा थी, 60 डिग्री से रोटेट किया तो गोच फॉर्म बोलते हैं। गोच क्यों बोलते हैं इसको, गोच इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि ये मतलब इसमें जो है इसमें स्पेस मतलब इसके कंपैरेटिवली देखें तो इसमें मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस करके इसको बोलते हैं गोच फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं गोच फॉर्म। एक पार्शियली स्लिप्ड फॉर्म, क्योंकि इसको पार्शियली स्लिप्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें मतलब क्राउडनेस तो है लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम है, इस करके पार्शियली बोला। और इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म क्योंकि ऑपोजिट पोजीशन पे है अपने CH3 ग्रुप, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर का आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर का आता है। तो देखो गाइस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंटी। देखो क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, जिसमें मतलब जगह के लिए एक दूसरे से, जैसे अपने हो जाता ना गांव में शहरों में, जगह के लिए आदमियों से
पंगा हो जाता है, फाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो इधर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उधर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां क्राउडनेस कम होगी, जहां मतलब इतना और क्राउड नहीं होगा उधर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एंटी की सबसे ज्यादा। फिर आता है गोच, क्योंकि देखो गोच इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है इसमें, गोच में सबसे ज्यादा, इसमें कम है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, इसमें तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना। तो देखो सबसे स्टेबल ये होगा मतलब एंटी, फिर आया गोच, फिर आया पार्शियली इलिप्स, फिर आया फुल्ली इलिप्स। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। गाइस आपको एनर्जी ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, तो एनर्जी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर के जस्ट ऑपोजिट होता है। गाइस आपको पता है ना कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। तो अगर एनर्जी ऑर्डर पूछ लेते तो क्या करते, एनर्जी ऑर्डर में फुल्ली इलिप्स की सबसे ज्यादा होती और एंटी की सबसे कम होती, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता ऑर्डर, ठीक है ना। तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है आप तो एनर्जी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ आ गई हो। बस हमने बॉन्ड की रोटेशन की है, जब हम बॉन्ड की रोटेशन करके जब अपने पास आइसोमर बनते हैं तो उनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्लियर है, ठीक है। इसलिए हमने पहले 60 डिग्री से रोटेट किया तो ऐसा आया, उसके बाद एक बार और किया तो ऐसा आया, एक बार और किया ऐसा आया, फिर उसके बाद हमने नेमिंग दी थी बस कि इसको फुल्ली इलिप्स बोलते हैं क्योंकि इसमें क्राउडनेस सबसे ज्यादा है, इसको पार्शियली इलिप्स बोलते हैं क्योंकि इसमें क्राउडनेस तो है लेकिन कम है, ठीक है। इसको पार्शियली इलिप्स बोलते हैं क्योंकि इसमें क्राउडनेस तो है लेकिन कम है एज कंपेयर टू इसके। इसको गोच फॉर्म बोलते हैं और इसको एंटी फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें CH3 ऑपोजिट पोजीशन पे है तो इसको एंटी बोलते हैं। तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उस अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर निकाल लिया था, देखा हमने कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है, फिर इसमें है, फिर अपना इसमें है, फिर इसमें है। और स्टेबिलिटी आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछ ले तो आप आराम से निकाल ही लोगे, इसका जस्ट उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है तो आप उससे भी निकाल सकते हो कि एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी, एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी और फुल्ली इलिप्स की सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है। तो ये आपके गाइस कन्फर्मर्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो गाइस इसका एक स्पेशल पॉइंट कराना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल देन गोच इज मोस्ट स्टेबल। जब वैसे देखो मोस्ट स्टेबल कौन सा था अपना एंटी, मोस्ट स्टेबल कौन सा था अपना एंटी, लेकिन गाइस जब ऐसा केस आ जाए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो तो गोच फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी से भी ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे देखो एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे अपनी एग्जांपल है तो देखो ए अपने एंटी फॉर्म है, देखो एंटी फॉर्म है क्योंकि फ्लोरीन और OH दोनों ऑपोजिट पोजीशन पे है। ए अपनी एंटी फॉर्म है, ए अपनी गोच फॉर्म है, फ्लोरीन एंड OH ऐसे हैं 60 डिग्री एंगल पे, और ए अपनी इलिप्स फॉर्म है, ए अपनी क्या है इलिप्स फॉर्म है, पार्शियली इलिप्स कह सकते हो, ये अपनी पार्शियली इलिप्स फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखो नहीं ऐसे होगा गाइस, देखो ए ऐसे होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसको सही कर देते हैं। तो देखो पार्शियली इलिप्स फॉर्म अपनी ए होगी, ठीक है ना, ये अपनी इलिप्स फॉर्म होगी। इलिप्स वैसे आप बना, आपको समझ भी आ गया होगा कि भैया ने गलत लिख दिया गलती से, ठीक है ना। तो ये आपकी है इलिप्स फॉर्म, ये आपकी है इलिप्स फॉर्म, तो ये आपकी एंटी है, देखो ये एंटी फॉर्म है, दोनों फ्लोरीन और OH दो ग्रुप, दोनों ग्रुप मेन ग्रुप अपने ऑपोजिट साइड लगे और बल्कि ग्रुप, तो दोनों ग्रुप अपने ऑपोजिट साइड लगे हैं। और इसमें एक गोच फॉर्म है क्योंकि 60 डिग्री से एंगल बनाया हुआ है, और ये अपनी इलिप्स फॉर्म है, दोनों एक मतलब बहुत ही क्राउडनेस है, दोनों एक साथ ही लगे हुए हैं। तो देखो गाइस जब हाइड्रोजन, देखो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अब फ्लोरीन एंड इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो उधर गोच ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसकी स्ट्रॉन्गनेस और इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए अब ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर 2, सबसे ज्यादा 2, फिर 1, फिर 3, पहले 2 फिर 1 फिर 3, ठीक है। तो इस स्पेशल पॉइंट को याद रखना, कभी कंपाउंड ऐसा आ जाए उसको तो एक पॉइंट चेक कर लेना कि उसमें हमेशा ये ना कर देना कि एंटी ज्यादा ही होता है, तो बस ये चेक कर लेना कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है तो उसमें गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एंटी से, दैट्स सोल्व, ठीक है। तो गाइस लास्ट चीज देखो साइक्लोहेक्सेन, इसमें आप लिख सकते थे
वैसे साइक्लोअल्केन भी लिख देते हैं, तो लेकिन इधर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। गाइस साइक्लोहेक्सेन के बारे में पहली बात तो ये चीज याद रखना है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉन प्लेनर, कि एक प्लेन में नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में इसके बॉन्ड होते हैं। आपको इतना याद रखना है कि साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। साइक्लोअल्केन का स्ट्रक्चर जो होता है नॉन प्लेनर होता है। इसके देखो गाइस साइक्लोहेक्सेन ऐसा है, देखो साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे बनाते हैं जनरली, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 होता है, 109 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। 109 डिग्री सेल्सियस का बॉन्ड एंगल होता है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना, 109 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो इसीलिए गाइस वैसा देखो, वैसे अगर हमको देख रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन में जो 6 एंगल है अपने 60 डिग्री के होने चाहिए थे, 60 डिग्री के होने चाहिए थे, देखो क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्कल बनता और इसमें 6 बॉन्ड है तो 360/6, तो ऐसे हम करते तो 60 डिग्री आना चाहिए था। तो इसका लेकिन एंगल जब हमने देखा तो 109 डिग्री आया, ना कि 60 डिग्री। तो उससे कंक्लूड हुआ कि इसका एंगल जब 60 डिग्री नहीं आया, मतलब ये रिंग एक प्लेन में नहीं है, सिंपल सा ऐसे बस साइक्लोहेक्सेन नहीं है, इसके जो बॉन्ड है वो अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस करके इसका एंगल 109 डिग्री आया था। उससे कंक्लूजन हुआ कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में नहीं है, एक व्हाइट बोर्ड पे नहीं है, कुछ बॉन्ड अलग है, कुछ बॉन्ड आगे हैं, कुछ बॉन्ड पीछे हैं, कुछ बॉन्ड इसी प्लेन में है, तो ऐसा इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इससे ये चीज कंक्लूड हुई थी क्योंकि इसका एंगल 109 डिग्री आया जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ना कि 60 डिग्री आया, ठीक है। तो देखो गाइस साइक्लोहेक्सेन के 4 कॉन्फॉर्मर्स मैंने लिखे हैं। देखो एक इसकी 4 फॉर्म्स हैं। एक चेयर फॉर्म, देखो चेयर की तरह है ना, देखो ये चेयर की तरह है, देखो ये चेयर की तरह है ना, देखो ए अपना बेस है, ए जहां हम सिर रखते हैं, ए अपना जहां हम पैर रखते हैं, तो इसको चेयर की तरह दिखती है तो इसको चेयर फॉर्म बोल देते हैं। तो देखो ये आपकी चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी चेयर फॉर्म है। ए आपकी बोट फॉर्म है, देखो बोट की तरह है ना, बोट की तरह है, तो ये आपकी बोट फॉर्म है। ए आपकी क्या है? ट्विस्ट बोट फॉर्म है। बोट को देखो, बोट ट्विस्ट कर दिया, बोट को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ये आपकी ट्विस्ट फॉर्म है। आपको याद नहीं रखनी है फॉर्म की कैसे बनी है, ज्यादा ज्यादा चेयर फॉर्म याद रख सकते हो, बोट फॉर्म ऐसी याद हो जाती है देख के, ठीक है। और ये होती है आपकी हाफ चेयर फॉर्म, ए हाफ चेयर है, ठीक है ना, बस सिर रखने की जगह है, पैर रखने की नहीं है, सिर रखने की है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं हाफ चेयर, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, ठीक है। तो देखो आपकी ये 4 फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की, एक चेयर, एक अपनी बोट है, एक अपनी ट्विस्ट बोट है और एक हाफ चेयर है। तो इसमें गाइस स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है गाइस? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेबल होती है ट्विस्ट बोट, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेबल होती है ट्विस्ट बोट, फिर आता है बोट, फिर आता है हाफ चेयर। मतलब चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल, ट्विस्ट बोट सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्टेबल, एंड बोट थर्ड नंबर पे है। देखो बोट अपना 3rd नंबर पे है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है अपना कौन? चेयर, और सबसे कम स्टेबल कौन है? अपना हाफ चेयर। और ये दोनों अपना ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बोट, ठीक है ना। अच्छा गाइस इसमें देखो बोट फॉर्म जो है, इसमें देखो नंबरिंग जैसे करें तो 1 2 3 4 5 6 है आपकी नंबरिंग होगी नॉर्मल सी। तो गाइस देखो इसमें जो ए हाइड्रोजन है, देखो फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और जो 4th कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इसमें गाइस देखो इसमें होती है फ्लैग पोल रिपल्शन होती है। इसमें क्या होती है? फ्लैग पोल। इसको देखो इन दोनों में एक रिपल्शन होती है, देखो इसको इन दोनों में एक रिपल्शन होती है 2 हाइड्रोजन में, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूनिक सी चीज है जो बच्चे नहीं याद रखते। तो इस जो रिपल्शन इन दो, देखो फ्लैग पोल रिपल्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो झंडे की तरह, पोल की तरह, फ्लैग की तरह ऐसे हैं और इनके फ्लैग की तरह चीजों में रिपल्शन है, इस करके इसको फ्लैग FLAG फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं। तो किस आपसे भी पूछ सकते हैं कि इन बोट कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन in which carbons flag pole repulsion exist। तो कौन से कार्बन में एग्जिस्ट होती है? C1 एंड C4 कार्बन में, C1 एंड C4 कार्बन में फ्लैग पोल रिपल्शन होती है। गाइस एक क्वेश्चन और आता है, देखो इधर मेरे पास जगह बची नहीं थी, नहीं तो इधर लिख देता मैं। तो देखो एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इसके जगह आपका OH आ जाए, दोनों जगह आपका OH आ जाए,
अगर H की जगह OH लिख जाए तो अब क्या हो जाएगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, फ्लैग पोल अट्रैक्शन हो जाएगी। पहले फ्लैग पोल रिपल्शन थी साइक्लोहेक्सेन के केस में, लेकिन अब OH OH आ जाए तो क्या हो जाएगी, फ्लैग पोल अट्रैक्शन हो जाएगी। अब देखो गाइस, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता था। जैसे देखो आपको दे दे कि मतलब इसमें OH, देखो इसमें OH OH बॉन्ड लगा हो और इसमें OH OH बॉन्ड लगा है, ठीक है, दोनों में OH OH बॉन्ड हमने लगा दिया। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि बोर्ड फॉर्म। वैसे हमने देखो कि नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखा था कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी। लेकिन जब OH OH ग्रुप लग गए हैं तो अब बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन चेयर फॉर्म होगी। तब कौन, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, जब OH OH लगा दिए तो बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी चेयर फॉर्म से, ड्यू टू फ्लैग पोल अट्रैक्शन। तो ये दो चीजें और बताई थी जिसकी जगह बची नहीं थी, तो नेक्स्ट स्लाइड लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो ये दो चीजें आपको क्लियर रखनी है कि फ्लैग पोल, पहले देखो, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बस आपको बताना था वो कंसेप्ट भी। तो ये आपकी क्या है, C1C4 फ्लैग पोल रिपल्शन। जब OH लग जाता तो C1C4 फ्लैग पोल अट्रैक्शन हो जाती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो जाती। और जब आपका साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन में देखो क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन, और जब अब आपके अगर OH, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं ना, अब इसको इरेज कर देता हूं, और अगर आपका लेकिन OH OH, अब देखो वैसे अब इनमें बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी थी, चेयर, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर थी। लेकिन अब इधर OH OH लग जाए, चेयर फॉर्म में भी OH लग जाए और बोर्ड फॉर्म में लग जाए, तो बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चेयर, ड्यू टू फ्लैग पोल अट्रैक्शन। एडवांस लेवल का थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हाँ सिंपल सी बात, सिंपल सी चीज है, तो मेंस में भी आ जाए या नीट में भी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस कराना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ यार आपका सब कुछ खत्म होता है, आइसोमर खत्म होता है, शुक्र है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे, ऐसे अब लेक्चर आएंगे। अब आपकी ऑर्गेनिक बहुत तेज निकलेगी, इतनी तेज निकलेगी कि आप भी सोचते रह जाओगे भैया इतनी जल्दी कैसे सब हो रहा है, और इतनी जल्दी समझ कैसे आ रहा है, इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं हमसे, ठीक है ना। तो चलो उसका वेट करो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताना।